हेलो सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और जैसा कि झारखंड का जो पेपर था 2 सितंबर का, उस पे हमें थोड़ा सा काम करना था, यानी 50 क्वेश्चन हमारे बचे। तो 50 क्वेश्चन आज आप कर लेते हैं और 50 क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चंस का लेवल क्या था और किस लेवल से इन क्वेश्चंस को चेक होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो कट ऑफ है उसको लेकर के परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि आपको जो लगता है उतना पेपर दोनों में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे मान लेते। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बता रहे हैं कि सर मेरे 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मुझे कठिन लगे। कुछ बच्चों का कहना है कि मुझे सर 10 क्वेश्चन लगे, कुछ का 8, मतलब 5 से 10 के बीच में बच्चों को क्वेश्चन दोनों में डिफर कर रहे हैं। यानी चाहे वो 2 सितंबर का पेपर हो और चाहे वो 10 सितंबर का पेपर हो, दोनों में लोगों का आइडिया मैं ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन मान लेता हूं, क्योंकि बहुत अधिकतर बच्चे 10 पर हैं। और लगभग जो मैंने अभी पूछा है, बात की है, तो उनमें मुझे जानकारी ये मिली कि जो बच्चों ने बताया मुझे कि सर बहुत ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए जैसा कि आपने पेपर भी अब देख लिया, दोनों 2 सितंबर का भी देख रहे हैं आप और 10 सितंबर का भी आपने पेपर देखा है, दोनों पेपर को देखा है, तो दोनों से आपको भी अनुमान लगा होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस तो शायद नहीं। डिफरेंस तो है, ये बिल्कुल निश्चित है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 101 क्वेश्चन, कल हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो 101वां क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, इवोनाइट। इवोनाइट की छड़ भी होती है, आपने देखा होगा, और ये रबर होती है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन ये रबर वल्केनाइज्ड होती है। तो यहाँ पर सिंथेटिक रबर है, ठीक है, बोथ नेचुरल ना, ये हाईली वल्केनाइज्ड रबर होती है, इसीलिए आपको थोड़ी सी हार्ड ज्यादा दिखाई देती है। कंघा उंघा जो बने होते हैं ये इवोनाइट, मतलब इवोनाइट टाइप के होते हैं। इवोनाइट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इवोनाइट टाइप कैटेगरी रहती है इसके अंदर। हार्डनेस थोड़ी, मतलब अगर मोड़ो तो जल्दी मुड़ते नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड अकॉर्डिंग टू द साफ प्रिंसिपल। तो साफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग Mg डाई पॉजिटिव एक हार्ड एसिड में कंसीडर किया जाता है, ये भी आप जान लो अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगर आप देखो, बी ही ऑप्शन भी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीकेस्ट, इसमें सबसे कमजोर एसिड कौन है। तो यहाँ पर HCl देखो, ये जो HF होता है, ये HF वीक एसिड में कंसीडर किया जाता है इनके साथ में। वैसे तो बेचारा ये वीक है ही, HFHCl HBr देखो उसमें भी वीक ही रहता है, लेकिन इनके साथ में बेचारा वैसे, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू भी इसकी कम होती है। इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द हार्डेस्ट लुईस एसिड अकॉर्डिंग टू द साफ प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर इन्होंने आंसर तो सी दिया है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, अगर ऑर्डर को देखना चाहूँ, तो मुझे एनायन का साइज देखना पड़ेगा कि एनायन का साइज कहाँ पर बड़ा छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि जो, अगर मैं हार्डेस्ट, यहाँ पर देखिएगा हार्डेस्ट लुईस एसिड की बात कर रहा है, तो हार्डेस्ट लुईस एसिड का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। FClBrI, F जो है वीक में आता है। अगर ऑर्डर देखना चाहो तो F साइज में देखो तो F हो गया नेगेटिव, फिर हो गया Cl हो गया, फिर आपका नेगेटिव, फिर आपका Br नेगेटिव हो गया, फिर I नेगेटिव, ऐसे करके अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि I जो होता है वो हार्डेस्ट, आई जो होता है वो हार्डेस्ट एसिड होता है। एक तो आप ये जान लीजिए इसके केस में। तो यहाँ पर ये तो बेचारा वीक पहले ही हो गया, यानी इसका साइज छोटा, एनाइन का साइज आपको छोटा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप बात करना चाहते इन दोनों के केस में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि H2SO4 ये दोनों ही, देखिए इसका अगर मैं आयन आयन की बात कर लेता हूँ, इसके आयन की बात कर लेता हूँ, इसके और इसके आयन की बात कर लेता हूँ, तो SO4 डाई नेगेटिव और PO4 ट्राई नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एसिड आ रहा है वो H2SO4 तो बहुत बेटर आंसर में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ H3PO4 आता है, ये भी एक एसिड होता है। लेकिन हार्डेस्ट एसिड जब कंसीडर किया जाता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बन जाती है। यानी कि सल्फर को अगर मैं देखता हूँ तो उसके पास में कंडीशंस बनती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, लेकिन फास्फोरस के पास नहीं बनती। इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने ये जवाब कंसीडर किया है, PO4 को कंसीडर नहीं किया है। वैसे तो हार्डेस्ट लुईस एसिड की अगर बात आती तो PO4, लेकिन फास्फोरस के पास यहाँ लोन पेयर नहीं, इसीलिए इन्होंने किया है।
जहां तक मुझे अनुमान है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इस क्वेश्चन को आप बुक में देख सकते हो। लुईस सॉफ्ट एसिड आपको सत्य प्रकाश की बुक में दिए हुए भी हैं, वहां से भी आप इनको नोट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, अगर मैच करना चाहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द डोलोमाइट? तो डोलोमाइट एक प्रकार का डबल सॉल्ट होता है, ये मिक्स सॉल्ट में नहीं आता, ये डबल सॉल्ट है डोलोमाइट। चलिए आगे चल लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स? तो साफ दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और एक राइट हैंड साइड में कोने पे बैठा हुआ है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा हुआ है, तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जा रहा है। इसके बाद अब बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, बेस क्या होता है? लुईस थ्योरी की जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, मेक्स अवेलेबल अ पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बताता है वो आपका लुईस बेस के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है, लुईस बेस बोला जाता है। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ड एसिड? हार्ड एसिड की करेक्टरिस्टिक क्या है? हार्ड एसिड की करेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि FCl में अगर चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लो हो जाएगी, उसी तरीके से SO4 वाला मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी होगी वो हार्डेस्ट एसिड में कंसीडर किया जाएगा, लुईस एसिड में कंसीडर। हार्डेस्ट एसिड सॉफ्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है वो हमेशा रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल होना चाहिए कायदे में, फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब रेडिकल्स है तो आंसर तो यही लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर बहुत मुद्दा नहीं। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वो आप आंसर में लगा सकते हैं। पेपर ठीक था, मतलब ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल जो था वो हमारे यूपी के कंपेरिजन में बहुत ही डाउन था। यूपी के कंपेरिजन में अगर पेपर को देखा जा रहा है तो बहुत डाउन था। द मॉलिक्यूल सच एज द एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड टेंड टू रिएक्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, लोगों को ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि AlCl3 तो हमने सर इलेक्ट्रोफाइल की तरह पढ़ा है, HF को हमने इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर साहब आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, इसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के पढ़ करके एक बार देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सत्य प्रकाश की बुक में भी ये दिया हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक MK जैन में भी इसको देख सकते हो। ये एक्चुअल में उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रो, ये सेल्फ आयोनाइज जब हो जाता है या किसी भी रिएक्शन में जब ये हेल्प करता है तो उस समय इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन में करता है, ये बात है। यानी टेंड टू रिएक्ट जो यहाँ पर वर्ड आया है, रिएक्ट एज, टेंड टू रिएक्ट एज जो वर्ड आया है वो यही है कि ये क्या करता है, जैसे कि मान लो इसको ऑटो आयोनाइज करा दो आप, तो ऑटो आयोनाइज में क्या होगा, HF है तो H2F डाई नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट तभी करता है जब ये खुद जो है वो किसी जैसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो कंडीशन वो बन जाती है, उस समय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, इसीलिए लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल इन्होंने बताया है। अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि सर HF तो इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। विच वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये भी क्वेश्चन अपने में एक हट गया है क्वेश्चन, और वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल होता है, एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ ये कह रहा है कि आइदर लगा दिया है, तो ये कंफ्यूजन कर रहा है कि वाटर आइदर की कंडीशन में जब चला गया तो देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये कहीं नहीं लिखा गया है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये थोड़ा ना लिखा गया है इसके, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो डेफिशिएंट है, इसका मतलब है ये उधर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी दिखाई देगी, यही मतलब है। एक्सेप्ट कर पाए नहीं कर पाए ये यहाँ पर कंडीशन नहीं लगी हुई। तो अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो मुझे साफ वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, अगर ऑप्शन ये वाला इसमें नहीं होता, क्योंकि वाटर जब सेल्फ आयोनाइज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये H3O पॉजिटिव बना लेता है और साथ में OH नेगेटिव बना लेता है। ऐसी कंडीशन में
ये अब और इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ये अट्रैक्ट, भाई ये अब इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चाहेगा कि इससे और कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये एच से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो उस कंडीशन में अब आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दिखना शुरू हो जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब आंसर इसका सी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, इन्होंने भी सी ही ऑप्शन एक्यूरेसी पर लिया है, एक्यूरेसी पर इसको लिया है सी को। तो ये बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि वाटर जो है वो केवल न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों दिए हैं तो फिर ये खतरा कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। बहुत सारे लोगों ने केवल इलेक्ट्रोफाइल पर आंसर लगा करके आए हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रोफाइल आपका आंसर, वो न्यूक्लियोफाइल आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होता। ये 100% ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा। एक सिंपलेस्ट कार्बिन तो पता ही आपको, मिथाइन और बेंजाइन पैराडीन। तो मिथाइन एक सिंपल, मिथाइलिन जो दिया है वो एक सिंपल, मिथाइन बोल रहा हूँ, मिथाइलिन एक सिंपल कार्बिन है CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं। CH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाते हैं, उसी को द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन में नाइट्रीन होता है, वो आपको सबको पता है। विलियमसन सिंथेसिस जो होती है, इस रिएक्शन को देखो तो ऑप्शन भी आपको कहाँ चला गया यार, विलियमसन सिंथेसिस को देखोगे तो विलियमसन सिंथेसिस में अगर आपको नोटिस आपने किया होगा तो यही तो होता है, एक हम लोग RONA लेते हैं और ये यहाँ पर RX लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं इसको, और उसके बाद अटैक कराते हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये, जब तक ये अटैक नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म में चली जाती है। तो यहाँ SN2 वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। 115 हमारे हो चुके हैं, 150 हैं, जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बन आयन इज ए केमिकल स्पेसीज विद विच कैरीज, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और कार्बन पर, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या ना हो इससे मतलब नहीं, नेगेटिव चार्ज ऑन द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता है। तो अब आप अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल ये स्पेसीज बना रहे हैं कार्बेनाइन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 और एक नेगेटिव चार्ज, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 नहीं होंगे, यानी कि बैलेंस में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज के साथ में आएगी। देखिए ऑप्शन भी बता देगा आपको, ऑप्शन में ए ही दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट द कीटोइनॉल, ये मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा कराए हैं। कीटोइनॉल टॉर्टोमेरिज बेंजल्डिहाइड तो हिम्मत नहीं शो कर दे, और बेंजोफिनोन की भी हिम्मत नहीं तो शो कर दे, क्योंकि दोनों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दोनों में कहीं भी अल्काइल ग्रुप या CH2 या CH3 ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने में फार्मूला यूज होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला दिया हुआ है, which of the following is correct formula used to calculate the number of geometric isomers in the compound with different groups at the end। अगर दोनों किनारों पर अलग है तो फिर इसका मतलब आपको 2 की पावर मेरे हिसाब से n लगाना चाहिए, 2 की पावर n लगाना चाहिए। अगर दोनों किनारे अलग नहीं है तो फिर आपको लगाना पड़ता है 2 की पावर n+1 लगाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो यही लगा लीजिए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक चीज आपको और ध्यान देनी चाहिए, एक चीज इस क्वेश्चन पर आपको और ध्यान देनी चाहिए। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज थी ये कि ये फार्मूला यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो डिफरेंट दिया हुआ, सेम नंबर आपका नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, तो ऑप्टिकल रोटेशन ही बोलते हैं। तो ऑप्टिकल रोटेशन वो भी डिस्पर्जन होता है, तो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन इसमें दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है। परिवर्तन की दर पूछा है, रेट पूछा है, इस चीज को आपको फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब, मतलब मैक्सिमम आंसर सही लग रहे हैं। ये दो का डिफरेंस आ रहा है इसमें, जैसे मैंने आपको दो अभी तक ऐसे बताए हैं जिनमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन क्लेम इसलिए भी ना करिए क्योंकि बहुत बड़ा इतनी फाइट नहीं है।
कि जो आप क्लेम, क्योंकि क्लेम करेंगे कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि 10 क्लेम पहुंचेंगे तो फिर क्वेश्चन को 100% वो लोग न्यूट्रलाइज करके सबको नंबर दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इथेन कन्फर्मेशन इज द लीस्ट स्टेबल। तो इक्लिप्स जो फॉर्म होती है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है, स्टैगर्ड जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसके बाद इफ द टू identical groups are on the same side of the double bond then the isomer is called, क्या कहलाता है आइसोमर। टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, अभी मैंने बताया कि सेम साइड तो सिस कहलाना चाहिए ना, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड तो सिस कहलाएगा। तो आंसर में भी सिस दिया है, सिस आइसोमर, और आंसर भी आपका सिस ही दिया है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ तक चल रही, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देगा तो बताऊंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पर दिखा रहा है कि कौन सा फॉल्स है। द ट्रांस आइसोमर इज मोर पोलर, ना कम होता है। द ट्रांस आइसोमर इज मोर पोलर, तो ट्रांस तो मोर पोलर नहीं होता है, ये तो मोर पोलर देन द सिस आइसोमर, सिस ज्यादा पोलर होता है, ये गलत हुआ ना। द ट्रांस आइसोमर हैज द लार्ज, ये भी गलत हुआ। द सिस आइसोमर्स हैज द हाई बॉइलिंग पॉइंट, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुझे ऑल दिख रहा है कि सभी पॉइंट गलत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पर आंसर भी आप टैली कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए, अब मीजो कंपाउंड कंटेंट्स, एक मीजो कंपाउंड कौन होता है जो मेरे हिसाब से ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिवनेस उसकी चली जाती है, लेकिन कायरल सेंटर वहां मिल सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मीजो कंपाउंड्स कंटेन बोथ मल्टीपल कायरल सेंटर्स एंड इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये होगा। ठीक है, नो स्टीरियो सेंटर नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर आप प्रोपीन को देखोगे तो एक तरफ हाइड्रोजन सेम हो जाते हैं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। इसके बाद आ जाइए, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिटेंशन इन्वर्जन। तो आपको जनाब एक रिटेंशन इन्वर्जन, ये दोनों का मिक्सचर कब बनता है, रेसिमाइजेशन बन जाता है। तो रेसिमाइजेशन कर लीजिए, और आंसर भी नीचे मिलाइए फटाक से, ये दिया, ठीक ए ही दिया है, रेसिमाइजेशन, और ए ऑप्शन हिंदी वाले कॉलम में दिया हुआ है। इसके बाद चल लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई डबल ए एसिटो एसिटिक एस्टर, इथाइल एसिटो एसिटेट, एसिटो एसिटिक एस्टर, तो यहाँ पर ई होता, ये है नहीं, तो इथाइल एसिटो एसिटेट। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए, ए ऑप्शन सही। आईयूपीएसी नेम ऑफ द मेलोनिक एस्टर, तो मेलोनिक एस्टर को डाई इथाइल प्रोपेनोएट ही बोलेंगे। अगर आप चाहते हो लिखना तो ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ पर CH2 लिख दो, यहाँ पर C00C2H5 लिख दो, यहाँ पर भी C00C2H5, तो डाई इथाइल हो गया, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, O8 हो गया, डाई इथाइल प्रोपेनोएट, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो गया, सही है। इनॉल, इनॉल फॉर्म ऑफ द एसिटिक एसिटिक एस्टर इज फाउंड टू, तो ये आपका मोर वोलेटाइल होती है, मोर वोलेटाइल हो जाएगी, सही है, बिल्कुल मोर वोलेटाइल, कम नहीं होती है। अगर आप इनोलिक फॉर्म को देखेंगे, है ना, कीटो फॉर्म। ठीक है, सही है। एल्काइलेटेड एसिटोएस्टिक एस्टर हीटेड, जब हीट किया जाता है, तो आपको एक चीज बताने चाहूंगा, जब हीट करेंगे तो आपको याद होगा कि अगर आपने कंसंट्रेटेड कंडीशन में हीट की तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, याद करो। और अगर डाइल्यूट में हीट किया, मैंने बताया था डाइल्यूट में लिया, तो फिर कीटोन बन जाते हैं उस समय। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड और कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था, ये 10 तारीख का जो पेपर था, 10 तारीख में कीटोन आंसर आया था, क्योंकि वहां डाइल्यूट था। और यहाँ पर आपका 10 तारीख वाले इसमें पेपर में दोनों में सेम क्वेश्चन है, लेकिन दो, एक ने एसिडिक हाइड्रोलिसिस पूछ लिया है और एक ने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस पूछ लिया है, यानी दोनों एक ही टॉपिक से क्वेश्चन रखे गए, इसीलिए उन्होंने बताया है। इसके बाद है व्हेन एसिटोएस्टिक एस्टर इज ट्रीटेड फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ में जब ट्रीट करोगे कौन सा कलर मिल रहा है, कलर का ऑप्शन देख लो। इज प्रोड्यूस्ड विच इज करेक्टरिस्टिक का कंपाउंड कंटेनिंग, कौन सा ग्रुप, रेडिस वायलेट ब्राउन होना चाहिए, कौन कौन से कलर दे रखे हैं, ठीक है, रेडिस वायलेट ब्राउन होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन तो यार कोई दिख नहीं रहा है, हिंदी वाला देखो, नहीं नहीं, सांद्रित कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बात, ये तो हो गया कुछ, ये हो गया। इसको अगला देखो, ये देखो, ये बीच में हम आ गए ना, बात ये हो गई। व्हेन एसिटो एसिटिक एस्टर
हीटेड विद फेरिक क्लोराइड, अब रेडिस, ठीक है, रेडिस वायलेट हो गया, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, करेक्ट, ये इनोली ग्रुप की करेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल सही। तो देखो भाई आंसर भी देखते चलो यार, फेरिक बी, ठीक, बिल्कुल सही है। एलिन इज ऑल्सो नोन एज, एलिन को हम लोग प्रोपाडाइन भी तो बोलते हैं शायद, क्यों भाई, प्रोपाडाइन ही बोलते हैं, ठीक है, यही होगा, ऑप्शन मिला लो ना, प्रोपिडीन, प्रोपेडिन, प्रोपाडाइन, ठीक है, वही आंसर ए, ऐसा ठीक है, प्रोपाडाइन ही बोलते हैं हिंदी में, प्रोपिडीन लिख दिया है, कोई दिक्कत, एक ही बात है। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एल्केन कहलाएंगे, इसमें क्या कहने वाली, इसमें सोचना थोड़ा ना है कुछ, ये तो हमारे जितने भी साथी सबने धुआंधार मारा होगा, द नेम, अरे यार, प्रोप और सी, 2n है ना, -2 कर दो तो 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, प्रोपाइन हो गया, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसके लिए, तो एक और सेकंड नहीं लगना चाहिए आपके लिए। द नेम, इसका अगर नेम चलो हाइड्रोकार्बन 3 दूनी 6 2, ये फिर आपका आ जाएगा, तो आईपीएसी नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन ना, प्रोपेन तो, प्रोपेन तो है ही, लेकिन ये आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन भी है, देखो, और तो कॉमन कुछ कहोगे नहीं, तो आईयूपीएसी एंड कॉमन दोनों नाम आपको लगाना चाहिए, देखो सी ऑप्शन है, ठीक, इसको और कुछ तो हम नहीं बोल सकते ना। डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन, डाइबोरेन एल्कीन से रिएक्शन करता है, तो एल्कीन से रिएक्शन करने, अल्कोहल अगर पहले बनाता है, और अल्कोहल टर्सरी तो बनाना था नहीं, प्राइमरी बनाता है, और ट्राई अल्काइल बोरेन भी बनाता है, तो फिर प्राइमरी अगर अल्कोहल होता तो हम लोग अल्कोहल लगाते, लेकिन यहाँ पर ट्राई अल्काइल बोरेन ऑप्शन मिल रहा है, तो मेन वही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं दे रखा है, तो ट्राई अल्काइल बोरेन पे ही जाके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म डू द एल्केन एग्जिबिट, कौन सी एल्केन, तो हमें लगता है कि एल्केन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा ना, इसमें चेन आइसोमेरिज्म एल्केन शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म एल्केन शो करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कौन सा प्रिंसिपल नहीं एरोमेटिक कंपाउंड का, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं बचती है अगर एरोमेटिक है, तो इसका मतलब है ये जो है कंडीशन आपको दिखाई देती है, तो ये नॉट कंडीशन में, नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको गलत लग रहा होगा लेकिन ये गलत नहीं है। व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो आपका एल्कीन हो जाता है, एल्कीन, ये सॉरी एल्काइल हैलाइड हो जाता है, तो व्हेन हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, एल्काइल हैलाइड एलिमिनेट्स, तो एल्काइल हैलाइड ही लगाइए ना आप, ये लगाइए आंसर, बस आप बिल्कुल अपने भरोसे के साथ चलिए, दूसरे के चक्कर में ना फंसो, आपका तो दूसरे के चक्कर में फंसे नहीं, बर्बाद हुए नहीं आप। व्हेन एल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड आपका आना चाहिए यहाँ पर, कंसंट्रेटेड कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल देख लो, और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एल्कीन इज फॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड आना चाहिए, देखो ए ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन, नहीं एल्कोहल में तो H3PO4 आता है, और अगर एल्कीन हो नहीं, एल्कोहल में H2SO4 आता है, और फास्फोरिक एसिड भी आता है, लेकिन फास्फोरिक एसिड कब यूज करते हैं हम लोग, एल्काइल एल्कोहल है तो फास्फोरिक एसिड, और अगर एल्काइल हैलाइड है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होना है, दोनों दे रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे। व्हेन एल्कोहल इज हीटेड विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, दोनों ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जब केवल एल्कोहल है ना, एल्कोहल को गर्म करते हैं तो हम लोग H3PO4 लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एंड एल्कीन फॉर्म्ड, एल्कीन बन जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एल्काइल हैलाइड जब यूज करते हैं, लेकिन अगर लोअर एल्कीन है तो फिर H2SO4 यूज किया भी जाता है, ये भी आपने नोटिस किया, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन अब दोनों ही लगना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी चीज नोटिस करना है कि यहाँ लोअर हायर तो दिया ही नहीं है, अगर लोअर हायर दिया होता तो हम लोग फिर ये ध्यान देते कि केवल H3PO4 ही आंसर होता, डाउट था, अच्छा क्वेश्चन ट्रिकी किया, मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन कठिन था, लेकिन क्वेश्चन ने कंफ्यूजन पैदा किया। इथीन, प्रोपीन एंड वेरियस ब्यूटीन आर, भैया मेरे हिसाब से ये गैस है, लगा लो गैस। इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, अरे ये तो इथेन बनाएगी ना, इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन तो इथेन ही बनाएगी, देख लो आप, तो देख लो आप, ये है ऑप्शन। चलो आगे,
के बाद कहाँ गया, विच रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म। तो आपको ये रिएक्शन तो आपको याद होगा, अल्फा एलिमिनेशन मैंने पढ़ाई भी थी, जब कार्बिन की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, कार्बिन की वीडियो देखिएगा, कार्बिन की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, उस समय ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि यहाँ पर ही अल्फा एलिमिनेशन होता है, बीटा यहाँ नहीं, मतलब यही एक एक्सेप्शनल एग्जांपल जैसा दिखता है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड एसिटाइलाइन, ये क्वेश्चन आया था, 3 सिग्मा होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन आप सी यहाँ पर सही कर लीजिए अपना, है ना। इसके बाद चले आइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास आईपीएससी, नेम ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल एसिटाइलिन। तो एन प्रोपाइल एसिटाइलिन का नाम भी बनाना पड़ेगा भाई साहब, एन प्रोपाइल मिथाइल, एन प्रोपाइल और एसिटाइलिन, चलो बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, दिक्कत क्या है, थोड़ा समय दे देता हूँ आपको। एन प्रोपाइल एसिटाइलिन, तो ये मैंने लिया एसिटाइलिन, है ना, सी ले लो, ट्रिपल बॉन्ड सी लगा लो पहले, है ना। नेम ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल, पेंट वाला कोई नाम है इसमें, देखता हूँ, पेंट वाला नाम नहीं, लेकिन प्रोपाइल 3 और 3 6, सॉरी हेग्स वाला नाम आएगा, हेग्स वाला इसमें नाम, ठीक, हेग्स 2 आइन आएगा ना, देखो मिलाओ, 1 2 3 4 5 6, हेग्स 2 आइन। तो क्या घुमाया यार क्वेश्चन, क्या नाम बनाया, वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये आया, हेग्स 2 आइन आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, आर ऑल्सो कॉल्ड एलीन, एलीन इसमें कौन है, तो क्यूमुलेटेड डाइईन को भी हम लोग एलीन बोलते हैं, डबल बॉन्ड लगातार आना चाहिए ना, तभी तो एलीन होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए, ईपीआर पूछा है, ईपीआर को आप लोग एक बार आप फुल फॉर्म पूछी, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस मैंने बताया भी था, आपको याद होगा 2 सितंबर में आया था, तो लोगों ने 10 वाले में पूछा भी था। स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अल्ट्रावायलेट वाली जो होती है वो एब्जॉर्प्शन में आती है, इस पर लाइट डाली जाती है। द मेन रेडिएशन सोर्स, आईआर का जो मेन रेडिएशन सोर्स यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें नाइक्रोम वायर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम वायर को ही यूज करते हैं, मरकरी यूज नहीं करते। और 49 द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 400 से, तो पता है विजिबल रेडिएशंस में आती है, विजिबल रेडिएशंस में आती है, ठीक है, केवल विजिबल तो ऑप्शन दिया नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, 400 से 800 दिया, अल्ट्रावायलेट विजिबल, ठीक है। इन द वेपर सब्सटेंस बम्बार्डेड विद द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देखिए अब हमको क्या करना है इसमें, वैसे साथियों एक चीज आप ध्यान दो कि अगर आपने ये पेपर देखा, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी गणित बताने की कोशिश करूंगा कि इस पेपर में, यानी कि 2 सितंबर का जो पेपर था, वो 2 सितंबर के पेपर में अगर आप नोट करना चाहें तो ये बात नोट कर सकते हैं कि 2 सितंबर के पेपर में और 10 सितंबर के पेपर में अगर ऑन एन एवरेज लगाया जा रहा है, तो केवल 8 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस का मतलब है थोड़ा सा लेवल में अंतर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। इस परसेंटेज को मैं मात्र कह सकता हूं कि बहुत नहीं, लगभग 15% पेपर, 10 से 15% पेपर जो है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 10 से 15%, ज्यादा नहीं कर रहा है। तो मैं अगर आपसे एक कहूं कि अगर कुछ बच्चों ने, भाई अगर अंदाज आप ये लगाते हो, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, अंदाज आप ये सोच लीजिए कि जिन बच्चों का इसमें पेपर पड़ा होगा, उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे कर दिए होंगे, और इन्होंने हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन लो कर दिए होंगे। अगर ये बच्चे अगर ये बच्चे 120 क्वेश्चन हाँ बोलते हैं, राइट लगाते हैं, तो ये बच्चे 130 क्वेश्चन राइट लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मलाइजेशन अगर मैं इसको करता हूं, मतलब ऑन एन एवरेज निकालता हूं, तो फिर आपको आना चाहिए ये 250, ये 250 के हिसाब से अगर
आप आधा कर दो तो सिंपल सी बात है 125 एक ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस का बनता है, नंबर नहीं, यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है। बड़ी बड़ी मैं आपको बात बता दूं, तो इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं आपको कि ये संभावना जताई जा सकती, और ऐसा ही नहीं, ये सब अच्छे बच्चों की बात हो रही। आप एक्चुअली में आप लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन हो रहा है, लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी मैं दे देता हूं आज। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट में लिखा है, मैं उनका जवाब दे देता हूं। देखिए, मेरिट हमेशा, ये बात याद रखो मेरी, मेरिट हमेशा लो नंबर से बनती, हाई से नहीं। तो एक तो आप वीडियो पूरी देखा करो। मेरिट हमेशा लो नंबर से बनती है, मेरिट हमेशा लो नंबर से बनती है, हाई लो कट ऑफ से बनती है, हाई से नहीं बनती। ठीक, मैं हमेशा से बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं कि लो लगभग डाउन जा रहा है और हाई 135 होते जा रहा है। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कमेंट में, सर 140 काहे नहीं बोल देते? अगर इतने ही विद्वान है तो पीजीटी निकाल काहे नहीं दिया? वीडियो देखने का नंबर ही क्यों आएगा आपको? अगर इतना ही होशियार हो तो फिर पीजीटी निकाल के कहीं कोचिंग खोल लो, किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा लो। अगर आप वीडियो को सही से देख नहीं सकते, सही से एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो फिर केवल टाइम लेटे लेटे उंगलियां चला के काम नहीं चलने। ये बात ध्यान दो, कट ऑफ लो से बनती है, कट ऑफ हाई से नहीं बनती। और एक ने तो यहां तक लिखा है कि झारखंड वाले के सर 115 है, यूपी वाले के 116 है, ये बाहर क्यों कर दिया जाए? ये आपने कहां पढ़ा है? अरे, आपको वर्ड मुझे इस यूट्यूब पर नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन यूज कर रहा हूं कि मैंने बोला है कि समान, ध्यान से देखो, पहले कानों को साफ कर लो फिर ध्यान से सुनो। वहां मैंने बोला है कायदे से कि 116 अगर दो लोगों के होंगे, अगर 116 दो लोगों के होंगे तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस जो हम आपका स्टेट का निवासी होता है उसे दिया जाता है। ये बात ध्यान दे लो अच्छे से तरीके से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। ये नियम है, जान लो अच्छे से, अपने अंदर उतार लो इसको, अंदर तक आगे काम आएगा आपको। है, ये मुंह से चलाने से, उंगलियां चलाने से नहीं कि वीडियो फास्ट करके देख ली, बीच में सुना, बोले सर मेरे तो 116 थे, यूपी का हूं मैं, मेरी क्या बुराई, आप कहां से हो? अरे मैं तो लंदन से हूं भाई यार, मैं कहां से हूं कहां से नहीं हूं। ठीक, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने बारे में सही से एनालिसिस कर दो, अपना चेहरा देखना सीखो, दूसरे का चेहरा ना देखना सीखो। जितने नंबर के कट ऑफ आप बनाओगे उतने नंबर से पास हो। खाली उंगलियां चला के लेटे लेटे वीडियो देखने से हाई स्पीड में काम नहीं चलता। एक बार पूरी वीडियो देखो, सुनो ध्यान से, तब आपका काम चलेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए ओपनली बोलता हूं कि आई एम द क्वालिफाइड वन पर्सन। मैं वो नहीं हूं जो केवल बीएससी बीटेक एमटेक करके यहाँ आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। मैं खुद ऑलरेडी पीजीटी क्वालिफाई हूँ। पहले अपने ये बात भी जहन के अंदर उतार लो अच्छे तरीके से, है ना, ये चीज। क्योंकि ये कमेंट करने से यहाँ फायदा कुछ होने वाला नहीं है, अनु शर्मा पे असर नहीं आता है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिखा ये चले बताने कट ऑफ। अरे डॉक्टर साहब, तुम जैसे डॉक्टरों को तो रोज पढ़ाता हूँ भाई साहब, आप मेरे बारे में क्या कमेंट कर पाएंगे? हैं, पहले पढ़ना, अगर यही अगर आप कट ऑफ निकालने की हिम्मत रखो तो उसके बाद बात करना, उससे पहले बात करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर मेरा है, व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो, फिर आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये नंबर भी आप नोट कर लो अच्छे तरीके से। क्योंकि आज ये मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यूं ही बोल देना बहुत आसान लगता है। एक बार परीक्षा क्वालिफाई करो ना, यूपी में आओ, जरा मैदान देखें, यूपी पीजीटी निकाल के दिखाना, समझ लेंगे विद्वान हो। यूपी पीजीटी का पेपर दम रखता है। ये ऐसा पेपर नहीं आता, ये हलवा आया हुआ है। इसमें भी तुम्हें बहुत लग रहा है अरे साहब बहुत पेपर था, कौन कटाप बता पाएगा इसकी, इसके कटाप बताने में क्या चला गया भाई? देख रहे हो पेपर, 2 तारीख का पेपर है, क्या रखा है पेपर में? अभी दिखा दूंगा 2021 का पीजीटी का पेपर, या अपना पिछला झारखंड का देख लो ना पेपर, पिछला अपना ही झारखंड देख लो। अगर उसमें से तुम 150 में से 80 क्वेश्चन कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही इसी कमेंट की वजह से आपकी हालत है कि आप आज यूट्यूब की वीडियो देखने पर मजबूर हो, अन्यथा आप भी एक पीजीटी क्वालिफाइड टीचर होते। क्योंकि आपका काम सिर्फ ये है कमियां निकालना, आपका काम ये नहीं बन पा रहा है कि जरा मैं देख लूं, अपने को इंप्रूव कर लूं, मेरे में कमी क्या है उसे सुधार लूं ना। कोई पढ़ा हुआ डॉक्टर पीएचडी होल्डर लिख रहा है, इस पे शर्म नहीं आ रही? सिर्फ पीएचडी पता नहीं कहां से किए थे वो। चलिए खैर, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन
अब आपको अपनी एनालिसिस स्वयं करनी चाहिए, दूसरे की एनालिसिस पे आप निर्भर नहीं रहिए। और ये मैंने आपको आज का पेपर बताया। ये पेपर कैसा था इसको जरूर देखिएगा। इस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, बेफिक्र होकर लिखिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। पॉजिटिव बहस करिए, मजा आता है। तर्क करिए, अच्छा लगता है। कुतर्क करिए, अच्छा नहीं लगता। तर्क सिखाता है, कुतर्क केवल बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं बताता। पीएचडी कर लेने से, डॉक्टर बन जाने से, किसी प्राइवेट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा लेने से आप बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट नहीं हो गए। अगर हो गए होते तो अब तक आपने आयोग की कई परीक्षाएं पास कर दी होती। ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस को अपनी एनालिसिस पे लगाइए, अपने इंप्रूवमेंट में लगाइए, अपने पॉजिटिव बिहेवियर में लगाइए। तर्क करिए, कुतर्क न करिए, क्योंकि कुतर्क इंसान को गड्ढे में ले जाता है और तर्क इंसान को ऊपर की तरफ। ये बात हमेशा याद रखिए। और मैं ईश्वर से कामना कर दूंगा कि जिन लोगों ने अच्छे से पेपर किया है और अच्छे से पेपर को अंजाम दिया है, चाहे नंबर उनके 115 आ रहे हो, 120 आ रहे हैं, 122 आ रहे हो, 130 आ रहे हो, कट ऑफ पार कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इट इज नॉट ए मैटर। क्योंकि हम रिजल्ट करता नहीं है, हम रिजल्ट बनाने वाले नहीं है, लेकिन हाँ, रिजल्ट पर अपना आइडिया तो दे ही सकते हैं। आप बहुत सारे भाई बहनों ने लिखा कि सर मेरा इतना नंबर है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप अगर उसमें आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव वे में हैं, तो मैं जवाब देता हूं, ऐसा नहीं। लेकिन तर्क कुतर्क करते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को चेक करिए और अपने पर भरोसा रखिए। आपने जो भी क्वेश्चंस किए होंगे, आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपका काम था क्वेश्चन करना, पेपर देना, रिजल्ट बनाना आपका काम नहीं था। रिजल्ट बनाएगी गवर्नमेंट, और आप अगर सिलेक्टेड वन होंगे, 100% आप सेलेक्ट होंगे। और मैं ईश्वर से कामना भी करूंगा कि आप की मेरिट जो भी बने, मेरा यहाँ पर एनालिसिस सही हो गलत, लेकिन आपका सिलेक्शन हो, ये मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि एनालिसिस होना एक अलग चीज होती है, दवाई देना एक अलग चीज होती है, लेकिन साथ में दुआ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऊपर वाले से ये दुआ करिए कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ऐसे लगातार अपना समय आप अपना खराब ना करें, कि जीवन का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट जो आपने अपना बर्बाद किया, वो समझ लीजिए हो सकता है जीवन के किसी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट का हिस्सा रहा हो। इसलिए अपने समय को बर्बाद न करिए, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट न करिए इन एक्स्ट्रा चीजों। एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करिए आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको तब, और नई एनालिसिस फिर ला रहा हूं, एक बहुत बेस्ट एनालिसिस ला रहा हूं। उस एनालिसिस का भी इंतजार करिएगा, ये बात ध्यान। नमस्कार।